चहल पहल। आखिर पिताजी का बुलावा आ ही गया। अपनी सीट पर बैठा काम कर रहा था, तभी राम दुलारे जो हमारा पियून था आया और कहने लगा, बड़े बाबू बुला रहे हैं, आपका फोन आया है रोहतक से। ऑफिस में एक ही फोन हुआ करता था जो बड़े बाबू की टेबल पर लगा रहता था। मैं उठा और चलकर फोन उठाया। आवाज सुनते ही जैसे गला सूख गया था। उस तरफ पिताजी थे और बरखुरदार कैसे हो, बड़ी मुश्किल से हलक से आवाज निकली, ठीक हूँ पिताजी, कल शनिवार है, शाम की गाड़ी से रोहतक चले आओ, माँ याद कर रही है। आ जाऊंगा पिताजी। उधर से फोन कट गया। या पिताजी इससे ज्यादा बात करना ही नहीं चाहते थे। शनिवार शाम की ट्रेन पकड़कर रोहतक की ओर चल दिया। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। पता नहीं पिताजी ने क्यों बुलाया है। कहीं माँ की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई, या बहन की कहीं शादी की बात करने तो नहीं बुलाया। बहन भी शादी के लायक हो गई थी। इसी उधेड़ बिन में रोहतक आ गया। डरता डरता घर के अंदर दाखिल हुआ। देखा पिताजी सामने ही चारपाई पर बैठे थे। माँ और भाई बहन नीचे दरी पर बैठे थे। जाते ही पिताजी के पैरों को हाथ लगाकर कहा, पेरी पौनाहा पिताजी। सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बोले, आजा पुत्तर, पहले अपनी माँ से मिल ले, बड़े दिनों से याद कर रही है। मैं माँ के गले लग गया और माँ मेरे सर पर हाथ रखकर आंखों में आंसू लिए एकटक मुझे देखे जा रही थी। बड़ा कमजोर लग रहा है पुत्तर, रोटी शोटी खान नो मिलदी है या नहीं? सब मिलदा है बेबे। माँ को पंजाबी में प्यार से बेबे कह दिया करते थे। तू फिकर न किया कर। सब भाई बहनों का हाल चाल पूछा। तब तक माँ खाने को ले आई थी। खाना खिलाते ही माँ ने पिताजी से कहा, अब तो बाल किशन का ब्याह करा दो जी। ब्याह होने के बाद ही ये उन मुसलमानों के घर से अलग होएगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। एक जानने वाले हैं, वो गुजरावाले से आए थे, अब मेरठ में बस गए हैं। दुकान भी ठीक ठाक चल रही है। उनकी छोटी बेटी है, 8वीं पास भी है। उनसे बात चलाता हूँ। अभी रोहतक में ही आए हुए हैं। मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। रात हो गई थी। भाइयों के साथ बातें करते रात के 10 बज गए, पता ही नहीं चला। तभी पिताजी की आवाज आई, चलो भाई सब सो जाओ, अब बहुत रात हो गई है। सवेरे उठकर नहा धोकर अपने कुछ दोस्तों से मिलने चल दिया। शाम को घर आया तो एक सज्जन घर पर बैठे हुए थे। सर पर सफेद पगड़ी, रौबदार चेहरा, हाथ में चाय का ग्लास पकड़े पिताजी से बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही पिताजी बोले, लो जी आ गया बाल किशन, आजा पुत्तर, पैर छू इनके। मैंने उन सज्जन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हाँ जी, यही है हमारा पुत्तर, इनकम टैक्स दिल्ली में बाबू है। पगार भी ठीक ठाक मिल जाती है। ठीक है लाला जी, मुंडा हमें तो पसंद आ गया है जी। अब आप भी मेरठ आकर कुड़ी वेख जाओ, उसके बाद ही गल पक्की कर दें। हाँ, अगले हफ्ते आते हैं जी लड़की देखने। बाल किशन अगले हफ्ते शनिवार दी छुट्टी ले लेना। ठीक है पिताजी, मैंने कहा और अंदर माँ के पास चला गया। माँ, अभी क्या जरूरत है ब्याह की? 3 बहनें हैं, उनकी शादी के बारे में पहले सोचो। कोई बात नहीं पुत्तर, एक जन और आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 रोटी वो भी खा लेगी, तेरा ध्यान भी हो जाएगा। अकेला कमजोर होता जा रहा है। हर माँ को उसका बच्चा हमेशा ही कमजोर लगता है। रात का खाना खाकर जल्दी सो गया था। सुबह दिल्ली की गाड़ी पकड़नी थी। 4 बजे सुबह उठकर तैयार होकर माँ पिताजी के पैर छूकर चल दिया। भाई बहन अभी सो रहे थे। स्टेशन पहुंचकर दिल्ली की टिकट ली और ट्रेन का इंतजार करने लगा। मन में बार बार ख्याल आ जा रहे थे, कैसे होगा सब कुछ? शादी के बाद खर्चे बढ़ जाने हैं, मकान भी अलग से लेना पड़ेगा, बहनों की शादियों के लिए भी पैसा जोड़ना है। अभी जफर भाई की एक बहन का निकाह भी बाकी है। ट्रेन प्लेटफार्म पर आ चुकी थी। लपक कर सामने वाले डिब्बे में चढ़ गया। सीट भी मिल गई थी। मन में चल रहे ख्यालों के साथ गाड़ी भी चल पड़ी। कब दिल्ली आया पता ही नहीं चला। अगला हफ्ता भी आ गया था। मैं शनिवार की छुट्टी लेकर शुक्रवार शाम की ट्रेन से रोहतक पहुंच गया था। अगले दिन माँ, पिताजी और मैं सुबह की ट्रेन पकड़कर मेरठ की ओर चल दिए थे। दोपहर तक लड़की वालों के घर पहुंच गए। दरवाजे पर वही शख्स सफेद पगड़ी पहने हमारे स्वागत के लिए खड़ा था।
आओ सरकार जी आया नो। उन्होंने पंजाबी में हमारा वेलकम किया। अंदर जाकर देखा काफी बड़ा सा घर था। 8 कमरे की बड़ी सी हवेली टाइप मकान था। कुर्सियां सलीके से लगी थी। हम तीनों कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। पिताजी ने बात शुरू करी, बाऊजी मकान अपना है या किराएदार है? नहीं लालाजी अपना ही है। बाऊजी के भी 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। बड़े लड़के और बड़ी लड़की का ब्याह हो चुका था। छोटी लड़की के लिए लड़का तलाश कर रहे थे। इतने में बाऊजी की धर्म पत्नी चाय नाश्ता लेकर आ गई। माँ पिताजी को नमस्ते कर सामने बैठ गई और गौर से मुझे देखने लगी। पिताजी बोले, पैर छू बेटा। मैंने उनके पैर छुए और फिर कुर्सी पर बैठ गया। माँ ने कहा, लाओ जी हुन कुड़ी नु बुलाओ, संतोष कुड़ी नु ले आ। लड़की की माँ ने अपनी बड़ी लड़की को आवाज मारी। इतने में लड़की अपनी बड़ी बहन के साथ सिर पर चुन्नी का घूंघट किए चली आ रही थी। लड़की और उसकी बड़ी बहन ने माँ पिताजी के पैर छुए और सामने कुर्सी पर बैठ गई। माँ ने चुन्नी का घूंघट हटाकर लड़की का चेहरा देखा। लड़की बहुत सुंदर थी, गोरा रंग, तीखे नैन नकश। माँ को लड़की देखते ही पसंद आ गई। माँ ने कहा, हमको लड़की पसंद है, बताओ जी शादी का मुहूर्त कब निकालना है? लड़की वालों ने हम सबका मुहर मीठा कराया और मेरे हाथ में 21 रुपए रखकर रिश्ता पक्का कर दिया। पिताजी ने भी लड़की के हाथ में 21 रुपए रखे और शादी की तारीख पक्की करने को लड़की के पिता से कहा। ठीक है जी, पंडित जी से पूछकर आपको शादी की तारीख बताएंगे। बाऊ जी ने कहा। लड़की का नाम सुदर्शन बाला था। बात पक्की करके हम सब रोहतक के लिए चल दिए। रोहतक पहुंचकर सबको खुशखबरी सुनाई और सब बच्चों का मुहर मीठा कराया। जल्दी ही शादी की तारीख पंडित जी ने निकाल दी। 5 दिन के बाद का मुहूर्त निकला। मैं भी जल्दी से दिल्ली भागा और छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया। छुट्टी मिलते ही सीधा रोहतक के लिए रवाना हो गया। जफर भाई के परिवार को बता नहीं सकता था। माँ पिताजी नाराज हो जाते। सोचा शादी के बाद बीबी को लेकर मिल आऊंगा। वहाँ कौन से माँ पिताजी होंगे। सारे रिश्तेदार रोहतक आ गए। घर में चहल पहल शुरू हो गई। शादी का दिन भी आ गया। लड़की वाले रोहतक ही आ गए थे। उनका इंतजाम पिताजी ने एक सराय में करा दिया था। सादगी से शादी निपट गई, क्योंकि ना तो धूमधाम से शादी करने के लिए किसी पे पैसे थे और ना ही ताकत। अभी अभी सब कुछ लुट लुटाकर पाकिस्तान से आए थे। बाल किशन रिक्शे में डोली लेकर आ गया। घर पर सब खुश थे, क्योंकि घर की पहली शादी थी। थोड़े दिन रोहतक रहकर बाल किशन अपनी वोटी को लेकर दिल्ली आ गया, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए।